अगर किसी तरीके की चुनाव आयोग ने हेराफेरी की या कोई इस तरह का काम किया तो जनता बैठी है क्रांति करने के मूड में, क्योंकि मैं जनता में जो खुशबू सूंघ के आया हूं वो परिवर्तन की है, बदलाव करने की है। ये प्रोविजनली हार मान चुके हैं, फाइनल हार 4 जून को मानेंगे और 4 फेज में मानेंगे। पहले ओपिनियन पोल मीडिया को गालियां देंगे, फिर उसके बाद वो जनता को गाली देंगे, ईवीएम ईसी को गाली देंगे और फिर उसके बाद देश को गाली देंगे। तो चुनाव आयोग को कौन सी आपने बूटी सुंघा दी है तो 11 दिन लग जाते हैं? इस पे अगर हम सवाल उठा रहे हैं तो आप क्यों प्रोटेक्शन के लिए खड़े हो गए? चुनाव आयोग के आपके मामू का है क्या? क्या कोई खालू वाला भी रिश्ता है क्या? मुख्यमंत्री पद को और पार्टी के अध्यक्षता के पद को अपने बाप की जागीर समझ के रखा हो, उनको लगता है संवैधानिक संस्था जो देश की संस्था है उसके बचाव में बोलना मतलब अपने मामू और खालू के लिए बोलना। इसलिए देश की संस्था, देश की सेना, देश के राम मंदिर पर आप लोग कुठाराघात करते हैं। इसीलिए अपनी हैसियत में रहो। और मनोज यादव ये बताओ कि मुसलमानों को छीन कर जो दिया है यादव समाज का, उस पर बोलने की तुम्हारी हैसियत है? तुम्हारे मामू का दिया क्या मुसलमानों को? तुम्हारी खालू का दिया क्या मुसलमानों को? अरे बताओ मनोज यादव, तुम्हारी औकात हो तो मामू और खालू का छीन कर मुसलमानों को दिया है? तेरे बाप ने मैं चलिए शुरू करते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मनोज यादव जी जब जीत ही रहे हैं तो ईवीएम को क्यों कोस रहे हैं? पूरा जमीनी दौरा करने के बाद जहां जहां भी मौका मिला वहां जा काम करके आज मैं आपके सामने रूबरू हूं और ये बड़ी हर्ष की बात है और मुझे भी बड़ी खुशी हुई। अच्छा, लेकिन जो जनता में मैं देख के आया हूं उस पे ये 28,000 वोट का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी हर सीट पे लाखों वोट से हारने जा रही है। अगर बेईमानी भी की होगी, मैं मान लेता हूं की होगी, तो निश्चित तौर पे वो बेईमानी भी काम नहीं आएगी। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने इस देश की सबसे विश्वसनीय संस्थाओं को लुल्ल बना दिया है, ये नया शब्द है, बैगन लुल्ल बना दिया है कि वो आंकड़े प्रस्तुत करने में 10 दिन लगा रही हैं। तो इसका मतलब या तो कोई ओपीएम जैसा नशा करवाते हैं या तो उन पे कोई कनपट्टी पे गन रख देते हैं कि जैसा हम कहेंगे वैसा आप करना। तो ये देश में अविश्वसनीयता जो बढ़ रही है, इस पे निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी को, चुनाव आयोग को और जितने भी लोग हैं सबको जवाब देना पड़ेगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? लेकिन एक बात और भी मैं आपको बता दूं जो आपके दर्शक सुनना चाहते हैं। अगर किसी तरीके की चुनाव आयोग ने हेराफेरी की या कोई इस तरह का काम किया तो जनता बैठी है क्रांति करने के मूड में। छलना चूतिए। क्योंकि मैं जनता में जो खुशबू सूंघ के आया हूं वो परिवर्तन की है, बदलाव करने की है। और अगर जनता बदलाव करना चाहती है तो कोई इलेक्शन कमीशन, कोई प्रधानमंत्री, कोई गृह मंत्री, उसकी कोई ताकत नहीं है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। क्योंकि इस पूरी दुनिया में भारत की ताकत भारत की जनता है। तो इसलिए हम तो एक ही बात कहेंगे, नरेंद्र मोदी जी कोई अनावश्यक बात मत करिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं, अपने काम पे वोट मांगिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है नाविका जी, देश के प्रधानमंत्री जिन बहनों को 3 तलाक पे निजात दिलाई थी, उनके भाइयों के अगर कहीं गलती से भी सर्टिफिकेट आरक्षण के बन रहे हैं तो मोदी जी को बड़ा दर्द है। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ये आदत हो चुकी है या ये अब हार का डर सता रहा है इसलिए वापस ईवीएम का बहाना उजागर हो रहा है? देखिए नाविका जी, पहले 2 फेज के बाद ये लोग पस्त हुए, दूसरे 2 फेज के बाद ये लोग ध्वस्त हुए और अब इनका सूर्यास्त हो चुका है 5वें फेज के बाद। तो जनता ने जिसको लुल बना दिया है 14 में, 17 में, 19 में, 22 में, 23 में, 2019 में भी 7, 8, 9% का डिफरेंस था। 2014 में भी उस समय पर कंप्लेंट नहीं किया था, आज कंप्लेंट कर रहे जब 2 या 3% का डिफरेंस है। फॉर्म 17C सबके पास होता है और ये फॉर्म 17C केवल एक सीट का नहीं, ये तो पोलिंग बूथ तक का होता है, जिसका मतलब कि एक एक वोट को गिना जाता है और कैंडिडेट के पास पूरी टैली होती है और अगर टैली में एक भी गड़बड़ है तो कैंडिडेट इस पे कंप्लेंट डालकर वहां पर ही रोका जा सकता है। परंतु मैं आपको बताता हूं असली मुद्दा क्या है। असली मुद्दा है कि आपको ध्यान डाइवर्ट करना है और वो किससे। आज पश्चिम बंगाल के हाईकोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय सुना है। ये संविधान बचाओ का ये नाटक और ढोंग रचते हैं ना,
पैरा 332 में लिखा है कि जिस प्रकार से मुस्लिम आधार पर आरक्षण दी गई ममता जी की सरकार के द्वारा, ये पूर्ण तरीके से संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के खिलाफ है और केवल धर्म को आधार बनाकर ओबीसी कोटे से दिया गया। और आज 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट इस चक्कर में कैंसिल हुए। मेरे ओबीसी भाइयों बहनों का इतना बड़ा नुकसान। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मतलब कि वाई का नुकसान एम के चलते हो चुका है, ये एमवाई की पार्टी के बाद। और ये कोई पहली बार नहीं है, ये बार बार कर्नाटका, आंध्रा, केंद्र में बाकी जगह पर भी मुस्लिमों को आरक्षण देने के चक्कर में संविधान का शरीर नष्ट करना और ओबीसी एससी एसटी के कोटे से देने की बात। और आज तो राहुल गांधी का वीडियो सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि इंदिरा जी की सरकार हो, मनमोहन जी की, राजीव जी की सरकार हो, हमने हमेशा ऐसा सिस्टम बनाया जो तथाकथित पिछड़े वर्गों के खिलाफ काम करता था। ये प्रोविजनली हार मान चुके हैं, फाइनल हार 4 जून को मानेंगे और 4 फेज में मानेंगे। पहले ओपिनियन पोल मीडिया को गालियां देंगे, फिर उसके बाद वो जनता को गाली देंगे, ईवीएम ईसी को गाली देंगे और फिर उसके बाद देश को गाली देंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मनोज यादव जी, काउंटर। देखिए, अगर नाविका जी कोई ऐप है, कहीं पे आंकड़े हैं और आप चाहती हैं या देश जानना चाहता है और जान सकता है, तो ये चुनाव आयोग को जो मैंने शब्द कहा वो गलत थोड़ी नहीं कहा, बिल्कुल सही मैंने कह दिया। तो उसको 11 दिन क्यों लग रहे हैं भैया? या कोई नशा वसा कर देते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में नशे का चलन भी बहुत तगड़ा, अब तो बोरे में पकड़ी जाने लगी है, वो पता नहीं क्या चिलम उलम टाइप का नशा होता है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। बवासीर एक आम समस्या है। तो चुनाव आयोग को कौन सी आपने बूटी सुंघा दी है जो 11 दिन लग जाते हैं? इस पे अगर हम सवाल उठा रहे हैं तो आप क्यों प्रोटेक्शन के लिए खड़े हो गए? चुनाव आयोग के आपके मामू का है क्या जो आपको दर्द हो रहा है? आप भी चुनाव आयोग से कहो ना, नाविका, क्यों 11 दिन लगवा दिए भाई? क्यों लगवा दिए? अपने मामू के प्रोटेक्शन में आप खड़े हो गए। ये बात भी तो जनता जानना चाहती है। हमें आपत्ति है, आपको क्यों नहीं आपत्ति है? क्या कोई खालू वाला भी रिश्ता है? नाविका, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लौटा, ये अश्लील है ये लोटा। रुको जरा, सबर करो। अगर शहजाद पूनावाला जी आप जवाब देने असक्षम है तो मैं क्या कहूँ? मेरे पास समझ नहीं आया। नाविका, मुझे जवाब देने दीजिए। ये किस तरह की भाषा और ये क्या आरोप है? मामू है, खालू है, मुझे नहीं पता कि इस तरह की भाषा कभी किसी ने इस्तेमाल की हो। बिल्कुल शहजाद जी, जवाब दीजिए। नाविका, अब मैं आपसे चाहूंगा कि मेरी बात को आने दिया जाए, ना कि बीच में हस्तक्षेप हो। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। नाविका, जिन लोगों ने देश को, मुख्यमंत्री पद को और पार्टी के अध्यक्षता के पद को अपने बाप की जागीर समझ के रखा हो, उनको लगता है संवैधानिक संस्था जो देश की संस्था है उसके बचाव में बोलना मतलब अपने मामू और खालू के लिए बोलना। क्योंकि आप लोग अपने चाचा और भतीजे के आगे देख नहीं पाते, इसलिए देश की संस्था, देश की सेना, देश के राम मंदिर पर आप लोग कुठारा गात करते हैं। क्योंकि तुम्हें तुम्हारी बाप की और तुम्हारी मां की और तुम्हारे चाचा की और तुम्हारे भतीजे के अलावा तुम्हारी आंखों में लगातार परिवारवाद का। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसीलिए अपनी हैसियत में रहो। और मनोज यादव, ये बताओ कि मुसलमानों को छीन कर जो दिया है यादव समाज का, उस पर बोलने की तुम्हारी हैसियत है? तुम्हारे मामू का दिया है क्या मुसलमानों को? तुम्हारी खालू का दिया है क्या मुसलमानों को? अरे बताओ मनोज यादव, तुम्हारी औकात हो तो मामू और खालू का छीन कर मुसलमानों को दिया है। और नाविका, इस प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणी यदि नवभारत के पंच पर अगर यह व्यक्ति हर प्रवक्ता के लिए और हर पार्टी के लिए करेगा तो आइंदा से आप इनसे डिबेट कीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी को मत बुलाइए। बात तो सही है। और इनसे पूछे इनके बाप का दिया था क्या आरक्षण कि मुसलमानों को थमा दिया? ये है कौन? ये कौन है? नाविका, मैं इनसे पूछूं कि तेरे बाप ने मुसलमानों को आरक्षण दिया है क्या? खत्म।